स्टार्टिंग समझने की कोशिश करोगे। देखिए बच्चों, समझिएगा सारे बच्चे कि फर्स्टली आज मॉडर्न इंडिया की स्टार्टिंग है और मैं ये कहना चाहता हूँ मॉडर्न इंडिया की पहली क्लास है सभी बच्चों से कि किसी भी कंडीशन में मॉडर्न इंडिया की क्लास को मिस ना करें। क्या बोला मैं? मिस ना, क्योंकि मॉडर्न इंडिया तुम्हारे एग्जाम्स में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। जितने भी आप पीसीएस में बैठ लो चाहे आईएएस में बैठ लो, अगर आईएएस मेंस भी अगर आप देंगे तो आईएएस मेंस में 20 क्वेश्चंस आते हैं, इसमें हिस्ट्री और ज्योग्राफी दोनों के होते हैं। उसके अंदर 6 से 7 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो अकेले मॉडर्न के पार्ट से रखे जाते हैं। और अगर मॉडर्न को शुरू से आपने समझा और अच्छे से समझा तो मेरे ख्याल से आपका जो है बेहतरीन तरीके से वो पार्ट्स हो जाएगा। प्री कम मेंस में दोनों मेंस का ऑप्शनल लेकर के चलूँगा मैं, क्योंकि उसमें जो मैंने मिडल हिस्ट्री आपको पढ़ाया है उसमें मैंने मेंस का कम लिया था, प्रीलिम्स पे ही ज़्यादा फोकस करा था। लेकिन मैं मॉडर्न में कोशिश करूँगा कि प्री कम मेंस दोनों लेकर के साथ चला जाए, ताकि आपको इसको ना तो पढ़ने में, और इतनी उम्मीद करूँगा कि आपको क्लास के अंदर ही याद हो जाएगा। मैं आपसे ये आशा करूँगा और मतलब जो है खुद भी समझाने की इतने अच्छे से कोशिश करूँगा। सारा मैपिंग पे पढ़ाऊँगा मैं, टोटल टू टोटल, समझ रहे हैं आप? क्योंकि दूसरा सब्जेक्ट था वो मैपिंग पे था, लेकिन उसमें सारे साम्राज्य जगहें मैपिंग पे थी। लेकिन इसमें थोड़ा सा मैप के आधार से ये समझने की आपको ज़रूरत पड़ेगी, और ये आपको मतलब जो है याद भी रहेगा कि मैप में कौन सी चीज़ कहाँ से आई थी, कहाँ को गई थी, उनके व्यापारिक रास्ते क्या थे और कौन कौन सी चीज़ें हैं। तो सबसे पहले जो मॉडर्न इंडिया स्टार्टिंग होती है, बहुत सारे लोग मॉडर्न इंडिया जो है डायरेक्ट 1757 प्लासी के युद्ध से करते हैं, लेकिन वास्तविकता में बच्चों मैं आपको बताऊं मॉडर्न इंडिया जो स्टार्टिंग होती है वो वास्को डी गामा के भारतीय आगमन से होती है। और भारतीय आगमन में पुर्तगाली साम्राज्य की स्थापना, अभी आप यही दे पढ़ने जा रहे हैं। मैंने ऊपर जो टॉपिक दिया है वो दिया है भारत में पुर्तगाली साम्राज्य, कि भारत में किस तरीके से पुर्तगाली साम्राज्य की स्थापना हुई। और हमने भारत को सोने की चिड़िया के रूप में जाना जाता था। एक टाइम ऐसा था जब इंडिया को जो है सोने की चिड़िया भी कहा जाता था। तो ये सारी चीजें आप देखेंगे कि इतिहास गवाह है हिंदुस्तान को लुटेरों ने किस तरीके से लूटा है। अभी मुगलों ने हिंदुस्तान के लिए जो है धन संपत्ति जोड़ी है, मैं आपको बता देता हूं। उन्होंने नीचे से लूट लाए ऊपर रख दिया, ऊपर से लूट लाए नीचे ले गए, यही उनका कालानुक्रम रहा है। लेकिन यहाँ आप जो मॉडर्न में पुर्तगाली साम्राज्य को पढ़ने के लिए जा रहे हैं उसमें आप ये जानेंगे कि हम हिंदुस्तान के लोग आज जो गरीबी के स्तर को जी रहे हैं, गरीबी के स्तर मतलब जानते हैं आप ये नहीं कह सकते कि यार हम गरीब हैं। बशर्ते क्या है कि अगर आपके जो पुराना यहाँ से सोना चांदी बहुमूल्य व्यापार करके जो हिंदुस्तान को अंग्रेज लूट के ले गए, जो विदेशी शक्तियां हिंदुस्तान को लूट के ले गई, अगर वो शायद लूट के ना ले जाती तो आज जहाँ आप बैठे हुए होते हैं ये सीट जो है गद्दों की, फॉर्म की, और एसी वेसी बिल्कुल व्यवस्थित होता है यहाँ पे, ठीक है, पूरा डिजिटल बड़े बड़े बोर्ड लगे होते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा इकोनॉमिक लेवल जो है वो बहुत हाई होता है। जैसे अमेरिका है, अमेरिका को विकसित देशों में लिखा जाता है कि अमेरिका विकसित देश है, हमारे हिंदुस्तान को आज भी विकासशील देश की श्रेणी में रखा गया है। ठीक है, पूरे यूरोप के अंदर कितने सारे ऐसे देश हैं जो बहुत ज्यादा डेवलपमेंट कर चुके हैं, समझ रहे? तो इसका कारण है कि अगर वो हमारे देश से बहुमूल्य वस्तुएं नहीं चुराते, नहीं यहाँ से लूट कर लेके जाते, ना मुनाफा कमाते, ठीक है, तो शायद आज हमारे भारत की स्थिति या इसकी दुर्दशा इस प्रकार से नहीं होती जैसे आज हमारी है। भारत की गरीबी खत्म हो चुकी होती। लेकिन क्या है, आप यहाँ पर देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, बड़े अच्छे से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ और बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप मैं पढ़ाऊंगा, एक एक स्टेप पढ़ाऊंगा, समझ रहे हैं आप मेरी बात? उसमें कोई भी आपकी माइनस नहीं होगा। इधर ध्यान देते हैं हम। सबसे पहले देखिए, हिंदुस्तान पहले से ही प्राचीन काल से, समझ लेना बात को, हिंदुस्तान प्राचीन काल से बड़ा धनी देश रहा है। धनी का मतलब मैंने आपको पहले भी बताया था कि हिंदुस्तान के अंदर सबसे पहले आदम, जो जिसको एडम कहते हैं, आदम का जन्म हिंदुस्तान में हुआ। जहां पर नीचे की तरफ आप यहाँ पे लोकेशन देखेंगे, श्रीलंका के यहाँ पे द्वीप है एक, संकाल द्वीप, तो आदम का जन्म जो था वो संकाल द्वीप पे हुआ। और हिंदुस्तान की धरती पर चारों ऋतुएं, वर्ष भर चारों ऋतुएं निवास करती हैं। मतलब एक ऋतु नहीं है हिंदुस्तान के अंदर। अभी यहाँ पर गर्मी हो रही है, नीचे जाके देखो साउथ में ठंड हो रही है,
ठीक है, इधर जाके देखोगे पूर्वोत्तर में तो बारिश हो रही है, इधर जाके देखोगे पश्चिमोत्तर में तो यहाँ पर लुएं लपट मार रही हैं। ठीक है, तो हिंदुस्तान दुनिया का एकमात्र ऐसा समृद्धशाली देश है जिनमें 4 ऋतुएं निवास करती हैं वर्ष भर के अंदर। दूसरी बात, इसकी धरती पर सब कुछ पैदा है। तीसरी बात, जो मसाले पूरी दुनिया के अंदर आज हैं वो कभी भारत के ही हुआ करते थे। अब तो लोगों ने बहुत ज्यादा चीजों को बना लिया है, लेकिन एक समय ऐसा था कि हिंदुस्तान की धरती पर, मैंने कहा ना, सब कुछ पैदा होता है। और यही रहा, विदेशी जो लोग यहाँ पर आए थे, जो इसको लूटने के लिए आए थे, जो इसमें व्यापार करने की नीतियों से ले आए थे, फिर उन्होंने बाद में हिंदुस्तान को लूटा। तो वो कारण क्या रहे हैं? वो कारण ये रहे हैं कि हिंदुस्तान ना इतना धनी प्रदेश होता, ना लोगों का यहाँ मन होता। ठीक है, हिंदुस्तान पहले से ही जो है लुटता चला आया है। तो आप देखेंगे, आपसे जब हमारे ऋग्वेदिक काल से हम निकल के आए, सिंधु घाटी सभ्यता से निकल के आए, ऋग्वेदिक काल में आ गए, उत्तर वैदिक काल में आ गए। ठीक है, फिर हम जो धीरे धीरे आपने देखा होगा, हम धर्म के आडंबरों से बाहर निकल करके आए। धर्म के आडंबरों से बाहर निकल के आए तो भारत पहले से ही हिंदुओं का देश रहा है। मैं आपको बताता हूं, यहां पर जो है प्रकृति को पूजने वाले निवास करते थे। यहां पर कोई मुस्लिम समुदाय नहीं रहता था, यहां पर मुसलमानों का कोई नाम नहीं था, ना कोई मुस्लिम को जानता था, ना कोई धर्म था, ना कोई आया। मैंने आपको बताया कि मुस्लिम जो समुदाय था, लेकिन हिंदुस्तान के अंदर मुस्लिम साम्राज्य की जो जड़ें थी वो 1192 में जब मोहम्मद गोरी के साथ में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती आए, उसके बाद में हिंदुस्तान में मुसलमान बने। लेकिन मतलब यहां से नहीं है, मतलब यह है कि इससे पहले से भी हिंदुस्तान में मुसलमान आते जाते रहे हैं, लेकिन उनका जो स्तर था वो पहले हिंदुस्तान से केवल व्यापारिक था। वो व्यापार करने के लिए ही हिंदुस्तान आते थे, उनका मेन मकसद हिंदुस्तान से केवल व्यापार था। मैंने बताया था कि 14 वर्षों में 15 शासकों ने, ठीक है, कितने, 14 वर्षों में 9 शासकों ने 15 बार, 9 शासकों ने 14 वर्षों में 15 बार हिंदुस्तान पर अटैक किया, लेकिन कोई फतह नहीं कर पाया, कोई जीत नहीं पाया इसको। और उस समय भी यहां पर थे। तो अंग्रेजों से पहले, जैसे सबसे पहले आपने देखा वो पुर्तगाली आए, उसके बाद में डच आए, उसके बाद में अंग्रेज आए, फिर डेनिस आए, और सबसे बाद में फ्रांसीस आए। लेकिन ऐसे ही कालानुक्रम है जिसको मैं आपके सामने लिखने जा रहा हूं। तो हिंदुस्तान पे सबसे पहले जो अटैक करने वाला व्यक्ति था उसका नाम था साइरस प्रथम, अर्थात साइरस मिस्त्री के नाम से उसको जानते हैं। ठीक है, कहीं कहीं डेरियस भी आता है, डेरियस प्रथम, लेकिन साइरस था। सिकंदर महान ने भी हिंदुस्तान पर आक्रमण किया, लेकिन उसने उतने पहले नहीं किया है। ठीक है, तो अभी आप यहां पर देखेंगे कि हिंदुस्तान पर अटैक करने में, सबसे ज्यादा खूंखार अटैक करने में पहली जाति कौन रही है? पहले नंबर पर आते हैं, मैं आपको बता देता हूं, शक। कौन आते हैं? शक। शक जाति हिंदुस्तान पर पहला आक्रमण करने में सफल रही। हिंदुस्तान पर पहला अटैक, क्योंकि हम पढ़ेंगे अभी पुर्तगालियों से पहले देखेंगे कि हिंदुस्तान पे किस किसने अटैक किया। तो पहला अटैक किसका रहा? शकों का। और आपने देखा होगा शकों के नेताओं को हरा करके दूसरा अटैक रहा, आपको पता होना चाहिए, कुषाणों का। किसका रहा आपको बता दें? कुषाण। दूसरा अटैक किसका रहा बेटा? यहां पे रखा ना, कुषाण। तो हिंदुस्तान पर दूसरा अटैक जो था वो कुषाणों का था। कुषाण जो थे वो चाइना से आए थे। ठीक है, चाइना के यूची जाति के थे, 2 जातियां बच गई, एक यूरोप की तरफ चली गई, एक जो है हिंदुस्तान की तरफ आ गई। तो जो हिंदुस्तान की तरफ आए उसमें कनिक्स का नाम बड़ा पॉपुलरिटी लिया जाता है, उसकी राजधानी भी क्वेश्चंस करके पूछ ली जाती है, पुरुषपुर जो कनिष्क की राजधानी रही है। तो कुषाणों का अटैक भी हिंदुस्तान पर हुआ, उन्होंने यहां करके फाइट किया और हिंदुस्तान पर अपना कब्जा उन्होंने जमा लिया। उसके बाद में एक बड़ी खतरनाक और लड़ाका जाति का और विवरण मिलता है। आपने सुना होगा एक जाति का हुड़, नाम सुना है कि नहीं सुना बताइएगा? हुड़ जाति का दूसरा आक्रमण जो था, तीसरा आक्रमण हुड़ जाति का हुआ। हुड़ भी बहुत खतरनाक थे। हुड़ों का नेता खुशनवाज था जिसने हिंदुस्तान पर अटैक किया। ये प्राचीन भारत के आक्रमण है, मैं आपको बता रहा हूं। अभी मैं उधर की तरफ चलूंगा, अभी आपको कालानुक्रम बताऊंगा। हुड़ों के बाद हिंदुस्तान पे, हुड़ों के बाद पहली बार जब अटैक हुआ तो यहां पर अरब देश के लोग आ गए। कौन आया बेटा? यहां पर अरबी आए। कौन आए बेटा? अरबी। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? अरबों में कौन था आपको पता है? अरबों में सबसे पहले कौन आया जो इतने हिंदुस्तान पर? मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम कौन सी शताब्दी में आया? 8वीं शताब्दी में। अर्थात कहने का मतलब है कि सन 711 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम आया, 8वीं शताब्दी में उसने आकर के हिंदुस्तान पर अटैक कर दिया। ये विवरण मैंने आपको पढ़ा दिया है ना। और उसके बाद में गोरी के बाद, सॉरी, उसके बाद में कौन आया? महमूद
गजनबी, और महमूद गजनबी के बाद आया मोहम्मद गोरी, और गोरी के बाद दिल्ली सल्तनत कायम हुई, फिर मुगल सल्तनत कायम हुई, अर्थात मुगलों का वर्चस्व रहा। फिर उसके बाद में आपने देखा होगा टर्कीज आए, जो जिनको हम तुर्क कहते हैं। तो अरबों के बाद हिंदुस्तान पर आक्रमण हुआ, क्योंकि अरबों का आक्रमण कहां खत्म हो गया था, मोहम्मद बिन कासिम पे अरबों का आक्रमण खत्म हो गया था। ठीक है, गोरी जो था और गजनबी जो था वो तुर्क था, तुर्क सरदार यहां पर आ गए। तो अरबों के बाद में हिंदुस्तान पर अटैक हुआ किसका बेटा, तुर्कों का। तो अब ये तुर्कों का विवरण मिलता है, और तुर्कों के बाद तुर्कों का शासन था, तो लास्ट में तुर्कों के बाद मुगल आ गए, मुगल आपने देखा होगा। लेकिन इससे पहले आप विवरण जो पढ़ेंगे, आपने दिल्ली सल्तनत के अंदर जाकर के, क्योंकि तुर्कों का शासन स्थापित जब होता है तो तुगलक वंश तक खत्म हो जाता है। तुगलक के बाद में जैसे ही लोधी वंश आता है, लोधी सैयद के बाद में जो लोधी वंश आता है, मैंने आपको पढ़ाया था नीचे मैप बना के इस तरीके से, दिल्ली सल्तनत में, है ना। तो आपको बताया था मैंने क्या, जो लोधी थे वो अफगान मूल के थे, ये क्वेश्चन था मेरा, लोधी कौन से थे, अफगान के। तो आपको पता होगा कि तुर्कों के बाद में कौन आए, आपको पता है अफगान। कौन आए बेटा, आपको बता दें, अफगान। और अफगानों के बाद में अंतिम शक्ति जो आई थी वो कौन थी, आपको पता होना चाहिए। अफगान आए, और अफगानों के बाद में जो अंतिम शक्ति थी उसका नाम था मुगल। क्या नाम था, अरे मंगोल और मुगल एक ही है ना, मंगोलिया नहीं लिखेगा, ऐसे तो पढ़ेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, मंगोलिया लगवा दिया, मुगल लिखना था मुझे। मुगल, मुगल में सबसे पहले बाबर हिंदुस्तान आया। कौन आया, बाबर। और बाबर कहां का था, मैंने आपको बता दिया, काबुल, फरगना, खुरासान प्रदेश पढ़ाए थे मैंने आपको, वहां से बाबर आया हिंदुस्तान। तो ये मुगलों का वर्चस्व रहा। अब आप देखेंगे यहां पर, देखो ये सीक्वेंस आपको याद हो गया, मेरे बच्चों याद हुआ कि नहीं हुआ, बहुत आराम से समझ में आई। एक बार रिपीट करें ना, थोड़ा सा समझ लीजिएगा। ठीक, सबसे पहले कौन आए, शक आए। और शक जो है, शक सबसे लड़ाका जाती थी। ये कब थे, शकों का आक्रमण कब हुआ था, आपको मालूम होगा या नहीं होगा तो मैं आपको बता देता हूं। प्राचीन इतिहास में आपने एक गुप्त वंश में पढ़ा होगा, श्रीगुप्त, समुद्रगुप्त। तो समुद्रगुप्त के समय में ही शकों के आक्रमण की जो है बात मिलती है। जो ध्रुव देवी वाला सिस्टम था उसमें शक राज की हत्या करके वो चंद्रगुप्त द्वितीय जो है विक्रमादित्य उसको प्राप्त करता है। तो वहां पर आपने शकों के नेताओं की हत्या का वध का विवरण पढ़ा होगा। तो इसका मतलब है गुप्त वंश में शकों का आक्रमण हो गया। ठीक, उसके बाद में कुषाण, मैंने अभी बताया था चाइना से आए थे, और इन्होंने एक जो है ये यूची जाति थी, दो बढ़ गई। ठीक है, एक कनिष्ठ यूची और ज्येष्ठ यूची, दो यूची बच गए। इसके बाद में कुषाणों ने हिंदुस्तान में अपना अटैक किया। उसके बाद में हुड़, ये लड़ाका जाति थी, इनका नेता खुशनवाज था। मैंने बताया हुड़ बड़े खतरनाक थे, ये तो इधर उधर जो है इन्होंने साउथ इंडिया में बड़ा उड़दंग मचा करके हिंदुस्तान की बहुत सारी लूटपाट की। उसके बाद में अरबिक लोग यहां पर आए, मोहम्मद बिन कासिम। कौन आए, अरब। उसके बाद में तुर्क। तुर्क कौन हुए, ये जितने भी आपके यह दिल्ली डायनेस्टी में सारे के सारे आए सैयद वंश तक, वो सब क्या थे, तुर्क थे। अंतिम जो लोधी वंश था वो अफगान मूल के थे, इसलिए हमने उसको क्या पढ़ा, अफगान, अर्थात अफगानी अफगान एक ही चीज है। फिर उसके बाद में अंतिम में कौन आए, मुगल। और मुगलों के बाद में आपने सुना होगा, मुगलों के बाद में आपने सुना होगा हिंदुस्तान में अंग्रेजों को पढ़ते हैं आप लोग डायरेक्ट। किसको पढ़ते हैं, अंग्रेजों को डायरेक्ट पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते, बताइए आप। तो जब अंग्रेजों को डायरेक्ट पढ़ते हैं, जबकि अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो 1600 में आई और 1602 में यहां पर पूर्ण रूप से स्थापित हुई थी। तो अंग्रेजों से पहले हमने पुर्तगालियों का विवरण पढ़ा ही नहीं, लेकिन हमको पढ़ना क्या पड़ेगा, पुर्तगाली। और आपको बताएं कि पुर्तगाली जो आए थे वो सिकंदर लोदी के टाइमिंग पीरियड में हिंदुस्तान आए थे। किसके टाइमिंग पीरियड में, अभी समझे क्या ना बेटा, क्या बोला मैं, ये क्वेश्चन किताबों में नहीं है, ये दिमाग से पैदा किया जाता है। अगर किसी बच्चे से मैं क्वेश्चन पुटअप कर लेता कि ये बताइएगा पुर्तगाली किसके साम्राज्य में, किसके शासनकाल में हिंदुस्तान आए, ठीक है, आपको पता होना चाहिए 1498 में वास्को डिगामा हिंदुस्तान आया। एक नॉर्मली क्वेश्चन बता रहा हूं अभी आपको, 1498 में वास्को डिगामा आया, 1504 में सिकंदर लोदी ने आगरा को राजधानी बनाया कि नहीं बनाया। तो इसका मतलब है 1498 के टाइमिंग पीरियड में कौन था यहां पर, सिकंदर लोदी था। सिकंदर लोदी था कि नहीं था, ठीक है। उसके बाद सिकंदर लोदी के बाद में कौन आया भाई, बहलोल लोदी। और बहलोल लोदी के बाद कौन आया, इब्राहिम लोदी।
या इब्राहिम बहलोल लोदी पहले था? ये भी तो कंफ्यूज है। पक्का ना? चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। तो अभी लोदी ओदी में तो अटक जाओगे, लेकिन अभी आपको जो पढ़ना है वास्को डी गामा का विवरण पढ़ना है। केवल मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आप रखना कि अंग्रेजों से पूर्व भारत आने वाली शक्तियां, इसे लिखेंगे अंग्रेजों से पूर्व भारत आने वाली शक्तियां, लिखेंगे अंग्रेजों से पूर्व आने वाली भारत में आने वाली शक्तियों के नाम से जो है इसको लिख लेंगे। अभी आप पढ़ेंगे, अभी विवरण पढ़ना है, देखिए बच्चों। हाँ, कहां लिख दिया फारस की खाड़ी मैंने? फारस की खाड़ी, ओमान सागर, यही भूमध्य सागर, ओमान सागर। चलें, बहुत कुछ पढ़ें। देखिए, प्राचीन काल से भारत का विदेशी व्यापार रहा। ये सब बच्चों को मालूम है कि प्राचीन काल से ही हिंदुस्तान के व्यापारिक संबंध रहे। अभी आप पुर्तगाली पे आ जाइए डायरेक्ट। प्राचीन काल में हमारे जो संबंध रहे थे वो अन्य देशों के साथ में व्यापारिक संबंध थे। हिंदुस्तान के साथ में लोग जो हैं, विदेशी लोग जब आते थे तो उनकी मंशा केवल और केवल हिंदुस्तान से व्यापार करने की थी। मैंने आपको बताया जितने भी लोग हिंदुस्तान के अंदर जो है व्यापार करने आए, उनमें किसी भी की भी मंशा ऐसी नहीं थी कि वो यहाँ पर अपने धार्मिक मजबूती को, स्थिति को पैदा करे, या वो यहाँ से जो है धन लूटपाट के जाए, या यहाँ पर जो है किसी भी तरीके का कोई भी उपद्रव मचाए, ऐसी किसी की मंशा नहीं। तो प्राचीन समय में मैं आपको बताऊंगा कि विदेशी व्यापार रहा हिंदुस्तान पर, और 7वीं शताब्दी तक, मैं आपको बता रहा हूं 7वीं शताब्दी तक जो था वो केवल नॉर्मल व्यापार हिंदुस्तान के साथ में होता रहा। लेकिन 7वीं शताब्दी के बाद से हिंदुस्तान पर अरबों का जो व्यापार था वो बढ़ गया, उनका कब्जा हो गया। हिंदुस्तान के व्यापार पे अरबों का कब्जा हो गया 7वीं शताब्दी के बाद। क्यों? क्योंकि हिंदुस्तान के जितने भी बंदरगाह, जैसे अभी सूरत, बड़ौच, कैम्बे, तूतीकोरिन या मालवा, बहरीन, ये बंदरगाह उस समय प्राचीन बंदरगाह है जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, है ना। तो इन बंदरगाहों पर जो था अरब देश के लोगों का कब्जा हो गया। तो अरब देश के लोगों का कब्जा हो गया तो अरबियों ने इसको अपने कब्जे में ले लिया, और इन्होंने 7वीं शताब्दी में हिंदुस्तान से क्या करना शुरू कर दिया, उन्होंने व्यापार अपनी मर्जी से शुरू कर दिया। ठीक है, तो कहा जाता है उस समय जो व्यापार के जो रास्ते थे वो केवल 2 रास्ते हुआ करते थे। एक तो रास्ता जो था, मैंने आपको बताया था कि ईरान इराक से होते हुए ये एक पैदल का रास्ता था, और अफगानिस्तान से यहाँ पे फारस की खाड़ी, यहाँ पर आपने देखा होगा, यहां निकल करके जो है, अब स्थल मार्ग से इतना सामान ले जाना इनके लिए पॉसिबल नहीं था जितना कि जहाजों में लाद करके ये ले जा सकते थे। ठीक है, कौन? अरब देश के लोग। ठीक, तो उन्होंने दूसरा रास्ता सुना अरब सागर का। अब जैसे इराक ईरान वाले थे तो ये यहां पर फारस की खाड़ी में अपने जहाज उतारे इन्होंने, और उतारने के बाद ये सीधे के सीधे यहां पर एक जल संधि है जिसका नाम है, आपने सुना होगा हारमूज, नाम सुना है आपने, हारमूज संधि। ये एक जल संधि है हारमूज। ठीक है, इसको पार करा और भूमध्य सागर से सीधा अरब सागर में आए, और अरब सागर से सीधे का सीधा जो है इन्होंने क्या काम करा, ये सूरत बंदरगाह पर आ गए। कहां पर आ गए? सूरत बंदरगाह, है ना। सूरत बंदरगाह प्राचीन में, प्राचीन भारत में या मध्यकालीन भारत में अगर आप पढ़ेंगे उसको, तो सूरत बंदरगाह उस समय व्यापार का मुख्य केंद्र रहता था, मुख्य केंद्र रहता था। क्योंकि जितना विदेशी व्यापार था, अरब देशों के साथ रहा हमारा व्यापार, या यूरोपीय देशों के साथ जो व्यापार रहा हमारा, वो सारे का सारा व्यापार वो सूरत बंदरगाह से हुआ करता था। कहां से हुआ करता था बेटा?
सूरत बंदरगाह से, समझ रहे ना, क्योंकि अगर इधर से जा रहे तब भी सूरत, इधर से आ रहे तब भी सूरत, उतारे तो उतारे कहां भाई, बीच में जो है आपने देखा होगा इधर, यहां पर अगर आप पढ़ेंगे तो विवरण, यहां पर सिंधु नदी आ जाता है। अब इतनी छोटी नदी में तो जहाज चलना पॉसिबल नहीं था, जहाज तो सागर में ही चल सकते थे, हैं? तो आप समझना, अरब सागर में बड़ा जलियान क्षेत्र था, तो यहां पर जो है विदेशी टर्की, फ्रांस, ओ सॉरी तुर्की, इराक, ईरान, इन देशों के साथ में जो है भारत का व्यापार बड़े ही पराकाष्ठा के साथ चल रहा था, और कोई दिक्कत नहीं थी, किसी चीज की कोई भी परेशानी हिंदुस्तान को नहीं थी, इन देशों से उसे कोई आपत्ति भी नहीं थी। मैं आपको बताऊं, जिस समय ये व्यापार यहां से चल रहा था, तो सबसे सफिशिएंट और सबसे जो इजीली व्यापार होता था वो फारस की खाड़ी वाले रास्ते से होता था। फारस की खाड़ी वाला रास्ता क्यों था? क्योंकि यहां पे जो व्यापारिक हवाएं चलती थी, उन हवाओं के माध्यम से क्या होता था, उधर से सामान लादा तो इधर चली गई, वो उधर से सामान लादा तो इधर चली गई, तो ये बड़ा आसान था, इस पे लूटपाट भी कम थी। लेकिन जो दूसरा वाला रास्ता था, ये वाला, ये तो पैदल मार्ग था, तो यहां पर तो घोड़ा गाड़ी बग्गे से ही लेके जाते, और इतना लंबा दूरी तय करना इन लोगों के लिए पॉसिबल था नहीं। इन्होंने क्या काम किया, दूसरा यहां पर ही एक दूसरा रास्ता भी बना दिया यहां पे, ठीक है, इस तरीके से। लेकिन क्या था कि इन दोनों रास्तों में जो भारत से मिस्र अर्थात लाल सागर के लिए होकर के जाता था, उसके लिए इतना ज्यादा उचित नहीं था, क्योंकि उस रास्ते पे जो ठंडी ठंडी बर्फीली हवाएं आती थी, तो कोहरे से जो है दिक्कत आती थी वहां से व्यापार करने में, समुद्री रास्तों से, तो इसलिए वो ज्यादा सफिशिएंट नहीं था, उचित नहीं था, इतना अनुचित रास्ता था, ज्यादा अच्छा नहीं, मतलब व्यापार में उनमें रुकावट डाल देता था, बाधा डाल देता था, महीनों महीनों जो है जहाजों को पहुंचने लग जाते थे। तो यही जब चीजें आपका चलती रही, कठिनाइयों भरा सुविधाओं भरा जो है दोनों चीजों के, जैसे कि एक व्यापारिक तौर पे देखा जाए तो उसमें समस्या आनी भी थी, और जो है कभी कभी समस्या का निराकरण इसलिए हो जाता था क्योंकि वहां से हवाएं जो है उसको हटा देती थी, लेकिन उचित नहीं था, रास्ता बेहतर नहीं था। फारस की खाड़ी वाला बिल्कुल साफ रास्ता था, वहां से व्यापार करना बिल्कुल अच्छा था, और कई देश एक साथ वहां से व्यापार करने में सक्षम थे। लेकिन हुआ क्या कि 16वीं शताब्दी तक भारत में जो मुगल सल्तनत या रही, उसके हाथ में व्यापार था, तो वो भारत में ही रोकते थे। तो यहां तक बात समझ में आती थी 16वीं शताब्दी तक। 15वीं शताब्दी तक जो है व्यापार पूरी तरीके से बिल्कुल सुरक्षित रहा। 16वीं शताब्दी में जब ये लोग आए, अर्थात कहने का मतलब यह था कि 15वीं शताब्दी में ये बात यूरोपीय देशों को पता लग गई कि हिंदुस्तान के जो साउथ इंडिया वाला एरिया है, अर्थात जो इंडोनेशिया वाले एरिया है, वहां पर मसाला द्वीप है, वहां पर मसालों की खेती होती है, और वहां पर बड़ी मात्रा में मसाला होता है। अब आपको बताएं मसाले की तरफ लोगों का रुझान क्यों आया, समझ लेना बात को। यूरोपीय देशों में मसाले पैदा नहीं होते थे, होता क्या था कि वहां पर जो है उनको जब खाने की वो भूख होती थी, लालसा होती थी, तो वो अपनी सब्जी को, अपनी चीजों को रोकने में सक्षम नहीं थे, खराब हो जाती थी। जब वो मांस का भक्षण करते थे ठंड के समय में भी, गर्मी में, तो वो मांस भी जो है एक दिन में ही खत्म हो जाता था। अब इतने जानवरों का मांस खाना तो पॉसिबिलिटी था नहीं, लेकिन भारतीय मसालों के माध्यम से उस मांस को मसालों का लेप लगा करके कई कई दिन तक रोका जा सकता था। आपने देखा होगा आज भी मीट मसाले में लगा दें आप किसी सब्जी में, या मांस के अंदर भी अगर आप लगा देंगे तो वो खराब होने से बच जाती है। मिर्च नमक लगा के उसका लेप बना करके, आपने देखा होगा पकी हुई सब्जी रुकती है कि नहीं रुकती है, बताइए, हम गलत तो नहीं कह रहे ना। देखो मसालों की तरफ इनका रुझान बढ़ा। 15वीं शताब्दी में इन लोगों को, जो यूरोपीय देश के लोग थे, इनको ये पता लग गया कि जो इंडोनेशिया है वो मसाला द्वीप है, समझ रहे बात मेरी बात, वहां से मसालों का व्यापार करना सफिशिएंट रहेगा, और इनका रुझान भारत की तरफ आया, क्योंकि भारत का जो व्यापारिक विवरण था, इन्होंने अपने आसपास के जो ईरान, इराक, मिस्र वगैरह, ओमान वगैरह थे, यहां से इन्होंने कलेक्शन कर लिया था, क्योंकि ये यूरोपीय देश से इधर की तरफ आते थे और इनका व्यापार इधर चलता रहता था। तो इन्होंने भारत के बारे में बड़ी प्रशंसाएं सुनी, भारत की तरफ इनका रुझान हुआ कि भारत जो है एक समृद्धशाली देश है, और क्यों ना हम आपका पूर्वी देशों को लूटा जाए। ये पश्चिमी देश के अंतर्गत आते थे, इन्होंने पूर्वी देश की तरफ रुझान किया कि हम जो है उधर की तरफ से जो है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं, हिंदुस्तान के अंदर या दुनिया के अंदर सबसे पहले जो नौसैनिक प्रणाली थी वो पुर्तगालियों के पास थी। सबसे पहले दुनिया को नौसेना देने वाला पुर्तगाली साम्राज्य था, समझ रहे। इनसे पहले किसी के पास नौसैनिक शक्ति नहीं थी,
पुर्तगालियों के पास सबसे पहले नौसैनिक शक्ति थी। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं आई बच्चों? पैर नीचे कर लो बेटा, ठीक है, ये उड़द चावलों की दावत नहीं है, क्लास है, ठीक है, कोई नहीं। अब हम नहीं बताएंगे तो कौन बताएगा? अब यहां पर आप ध्यान देंगे कि हिंदुस्तान के अंदर जब इन लोगों ने देखा कि यार यहां पर बहुत कुछ छिपा है, अगर हम यहां से व्यापार करें तो क्यों ना यार हमको बहुत बड़ा प्रॉफिट होगा, तो आपने सुना होगा सबसे पहले पुर्तगाल अर्थात स्पेन से 1492 सुना है? इसमें एक व्यक्ति का नाम है जिसका नाम है, आपको बता दे, कोलंबस। कोलंबस ने पहली बार हिंदुस्तान की तरफ मतलब रुख किया और उसने कहा कि हम हिंदुस्तान की खोज करके आएंगे, हम देखना चाहते हैं कि हिंदुस्तान में क्या है। वो इस समृद्धशाली को देखकर के उसने क्या काम किया कि हिंदुस्तान को जीतने के लिए, हिंदुस्तान से व्यापार के लिए, उसकी खोज के लिए कोलंबस जो था द प्रिंस हेनरी द नेविगेटर की आज्ञा पाकर 1492 में भारत की खोज के लिए निकला। याद कर लेना बच्चों, हिंदुस्तान की खोज के लिए पहला व्यक्ति था कोलंबस जो भारत की खोज के लिए निकला। कौन था? कोलंबस। समझ में आ रहा है? पक्का ना? देख लेना, कल सुन लूंगा, ठीक है। तो कोलंबस जब भारत की यात्रा के लिए निकला तो निकलने का रास्ता क्या था? ये वाला। और निकलने के बाद वो आ गया यहां पे, इसको कहते हैं हम केप ऑफ गुड होप। क्या कहते हैं इसको? केप ऑफ गुड होप। नाम सुना है? हाँ काव्या, नाम सुना है? पहली बार पढ़ रहे हैं इसको टॉपिक? किसी बच्चे ने सुना कि नहीं सुना? साउथ अफ्रीका के नीचे, यस, ओके। वर्ल्ड मैप हो तो इधर देखिएगा, उधर ये आइएगा, ये लिख रहा है, ये यहां पर जो है केप टाउन, ये ना केप टाउन, ये थोड़ा ऊपर दिखा दिया इसमें अगुलास धारा के, ये यहां पर ध्यान दीजिएगा मैप में, ओके बच्चे। उधर मैंने वैसी तरीके से बना के कोशिश की है कि आपको समझाया जाए। अभी देखना वास्को डी गामा यहां से जहाज लेके जाएगा, लेकिन पहले कोलंबस को खत्म कर देते। कोलंबस, भारत की खोज के लिए कोलंबस निकल पड़ा। जब भारत की खोज के लिए कोलंबस निकला तो उसने क्या काम किया? उसने इसी को भारत समझ लिया। क्या समझ लिया? उसने सोचा कि यही द्वीप जो है, जब वो इस द्वीप पे जाकर रुका तो उसने सोचा कि ये भारत है, और उसको जाना तो इधर की तरफ था, लेकिन वो यहां के चक्कर काट के जो है मुड़ गया इधर की तरफ को। समझ गए आप मेरी बात? वो दक्षिण अमेरिका की तरफ को जो है आपका जो है यहाँ पे मुड़ गया। ये समझ रहे हैं कि नहीं? पीछे देखो वो लटका हुआ है, ठीक है। तो वो दक्षिण अमेरिका की तरफ जो है वो मुड़ गया। उसने सोचा कि हम जो है वहां पे आ गए, भारत की खोज हमने कर ली, लेकिन ये कोलंबस की भूल थी, उसने उसको भारत समझ लिया। और ये विवरण आता है कि जब तक वो मरा, जब तक कोलंबस मरा, उसकी मृत्यु हुई, उसने उसी को भारत समझ रखा था कि मैंने भारत की खोज कर दी, इसके अलावा भारत है नहीं। ध्यान रखना। और बड़ी रोमांचक कहानियां आप इसमें पढ़ेंगे, अभी देखना, बड़े इंटरेस्टेड चीजें हैं, यहां से पढ़ते जाइएगा। बस ये है कि आपकी समझने की कैपेसिटी अच्छी होनी चाहिए। मैं बिल्कुल कोशिश करूंगा कि ऐसे ही पढ़ाऊं आपको जैसा वास्तविकता में इतिहास में छपा है, ठीक है। तो इसने क्या काम किया, लेकिन हुआ क्या कि ये पूरब की बजाय जाने की तरफ 25 की तरफ मुड़ गया, पश्चिम की तरफ मुड़ गया। पश्चिम की तरफ जब मुड़ा तो हुआ क्या कि ये वहां पर जो है उस रास्ते को तो भूल गया जहां इसको चीन, जापान और जो है भारत की तरफ जाना था, और भूल गया। और हुआ क्या, अटलांटिक महासागर को इसने पार किया, और पार करने के बाद सीधा ये आपका, मैं बताता हूं, ये पूछा बहमास द्वीप। कहां पूछा आपको बता दें? ये पूछा बहमास द्वीप। समझ रहे हैं आप मेरी बात? ठीक है, बहमियन द्वीप कह देंगे या बहमास कहेंगे, ठीक है। और यहां पर पहुंचने के बाद, बहमास द्वीप पर पहुंचने के बाद इसने क्या काम किया, यहां पर एक व्यक्ति से मिला, ठीक है, जिसका नाम था, आपको बताएं, अमेरिगो वेस्पुकी। क्या नाम था? अमेरिगो वेस्पुकी। तो अमेरिगो वेस्पुकी नाम से एक आदमी से ये मिला, और मिलने के बाद इसकी जब मुलाकात हुई तो इसने इस जगह को जो है अमेरिगो वेस्पुकी के नाम पर अमेरिका कर दिया। क्या कर दिया इसका नाम? अमेरिगो वेस्पुकी नाम से इंसान व्यक्ति से मिला,
और इसी के नाम पे जो है इसने इस द्वीप का नाम रखा अमेरिका। समझ गए? ये जो नाम है अमेरिका ये यहां से आया है। तो 1492 में दक्षिण अमेरिका में बामास द्वीप पर जब कैरेबियाई द्वीप पर जाके ये रुका तो उस समय इसने इसको भारत समझ लिया और वहीं पर जो है खुश होकर ये वापिस जो है इधर की तरफ स्पेन लौट आया। कितने में? 1493 में वापिस जो है वो स्पेन आ गया। बोले हो गई भारत की खोज? बोले हाँ भारत की खोज हो गई। ठीक है, और ये इसी को भारत समझ के वापिस लौट गया। लेकिन अब पुर्तगाली साम्राज्य को यह बात पता लग गई, पुर्तगाल राजकुमार को, कि वास्तविकता में वास्को जो कोलंबस है वो भारत नहीं गया, वो भारत पहुंचा ही नहीं है, वो कहीं और से लौट के आया। अब उसने पूरा विवरण जब इनको बताया तो पता लगा कि वो भारत नहीं था, वो कहीं और पहुंच गए जिसका नाम अमेरिका पड़ गया। अब यहां पर एक व्यक्ति जिसका नाम आप पढ़ने जा रहे हैं, यहां पर अब ध्यान रखना, उस व्यक्ति का नाम है, आपको बता दे, वास्को डी गामा। ये वास्को डी गामा का नाम आपने बड़ा ही प्रचलन में पढ़ा होगा। अब वास्को डी गामा का विवरण देखिए, बड़ा इंटरेस्टेड कहानी है भैया वास्को डी गामा की। वास्को डी गामा का जो जन्म था मैं आपको बताऊं, ठीक है? वास्को डी गामा की कहानी आप पे आइएगा आप डायरेक्टली। वास्को डी गामा का जन्म 1460 में हुआ था। पुर्तगाल के अंदर एक नगर पड़ता है साइंस नगर। क्या नाम है? साइंस नगर में पुर्तगाल। अरे बच्चों पीछे वाले समझ में आ रहा है? पक्का ना? उठा के पूछ ले, कोई गड़बड़ तो नहीं रहेगी? ठीक। 1460 में वास्को डी गामा का जन्म हुआ। कहां पर? पुर्तगाल के अंदर एक नगर पड़ता है साइंस नगर। इसकी माता का नाम था डोना इसाबेल सांद्रे। क्या नाम था इसकी माता का नाम? डोना इसाबेल सांद्रे। वास्को डी गामा की माता का नाम था, क्या नाम था बेटा आपको बताएं? डोना इसाबेल सांद्रे। इसकी माता का नाम था डोना इसाबेल सांद्रे। अर्थात इसका जो पिता था उसका नाम था एक्तेबाओ द गामा। क्या नाम था? ठीक है, पिता का नाम था एक्तेबाओ द गामा, याद रखना, इसीलिए इसका नाम वास्को डी गामा पड़ा। ठीक है, बहुत समझना, बड़े मजे की कहानी है भाई। ठीक है, तो एक्तेबाओ द गामा और डोना इसाबेल सांद्रे, याद रखना मेरे बच्चों। हिंदुस्तान के अंदर कहते हैं हिंदुस्तान की खोज जो थी वो वास्को डी गामा ने की थी, लेकिन ये बिल्कुल गलत आंसर है। ये बिल्कुल गलत आंसर है। क्यों? इस क्वेश्चन को अगर आप इस तरीके से कहेंगे कि भारत की खोज व्यापारिक तौर पर सर्वप्रथम किसने की थी, तो आपका आंसर जो है वो वास्को डी गामा आएगा। लेकिन भारत की खोज तो इससे पहले सिकंदर महान भी कर गया, वो भी यूरोपीय यात्री था। ठीक है, लेकिन क्या था कि व्यापार करने के लिए भारत की खोज करने वाला प्रथम नागरिक जो था वो वास्को डी गामा था। कौन था? वास्को डी गामा। अब होता क्या है कि डोना इसाबेल तो छोड़ दीजिए, ये तो एक गृहिणी थी, लेकिन इसका जो पिता था, ठीक है, एक्तेबाओ द गामा, ये एक नेविगेटर था। नेवी आपका गेटर, नेविगेटर जानते हैं किसको कहते हैं? जो जहाज चलाने वाला होता है, बताने वाला होता है, उसको डायरेक्शन करने वाला। तो बचपन से वास्को डी गामा अपने पिता के साथ जहाज पर बैठता था। उसका जो डर था, उसका जो डर था पानी से, वो बचपन में ही खो गया था। वो पानी से बिल्कुल नहीं डरता था। कौन? वास्को डी गामा। और उसने द प्रिंस हेनरी द नेविगेटर, जो पुर्तगाल राजकुमार था, स्पेन का राजकुमार था पुर्तगाल का, उससे आज्ञा पाली वास्को डी गामा ने कि वो भारत की खोज करेगा, अर्थात वो भारत को खोज कर लाएगा। उसने ये बात, जो भारत, अब प्रिंस हेनरी द नेविगेटर के कहने पर, यह पुर्तगाल का राजकुमार था, प्रिंस था, इसके कहने पर वास्को डी गामा 1497 को यहां से निकलता है। और अब आप ये देखेंगे कि वास्को डी गामा किस तरीके से यहां से निकलता। समझ गए? अब आप पूरी बात समझ में आ रही है? ना भी आ रही तो क्या करूं, ये बताओ, ये कैसे बड़ा होगा है? ये किधर भाग गया? क्या होगा भाई ये? अब सही है? नहीं,
देख लो बस, कोई दिक्कत? अब सही नहीं, अब ठीक है, ठीक है। अब चलो, अब यहां से बेटा वास्को डी गामा की तरफ चलते हैं। देखो यहां से स्पेन का रहने वाला था, याद रखना, स्पेन में आज भी अखबार जो है वो कहां पर छपता है? कपड़े पर छपता है। स्पेन किस लिए प्रसिद्ध है पता? यहां पर कपड़े पर अखबार छपता है आज भी। स्पेन का निवासी था वास्को डी गामा। वास्को डी गामा द प्रिंस हेनरी द नेविगेटर से आज्ञा पाता है, और आज्ञा पाने से पहले मैं आपको बता देता हूं, हिंदुस्तान की तरफ पहला पुर्तगाली जो आया था, और वो यहां से लौटकर जो गया था, आपने देखा होगा, जो अभी मैंने आपको बताया कि कोलंबस जो था वो यहां से चक्कर काट के तो मुड़ गया इधर को, लेकिन यहां से चक्कर काट कर जो था 1487 में, उसका नाम था बार्थो लोम्यू डियाज। क्या नाम था? बार्थो लोम्यू डियाज। 1487 में वो भारत की तरफ आया, परंतु वहां से वापिस जो है वो लौट गया। समझ रहे? वो वापिस चला गया क्योंकि उसके हाथ भारत आया नहीं, कुल मिलाकर के। अब यहां से वास्को डी गामा के अंदर से डर खत्म था, वो नहीं डरता था पानी से, क्योंकि इतनी लंबी समुद्री यात्रा करना बड़ा कठिन था। करीब 8 महीने की यात्रा रही है जल के अंदर, पानी के अंदर। किसकी? वास्को डी गामा की। अब 1487 को मैं आपको बता रहा हूं, वो सॉरी 1497 को, कितने को बेटा आपको पता होना चाहिए? 1497 में जो वास्को डी गामा था, इसने पुर्तगाल के प्रिंस से क्या काम करा? अथॉरिटी ले ली कि वो अब भारत की खोज के लिए जाएगा, और उसने अपने साथ में लगभग 13 जहाजों का बेड़ा लिया। क्या लिया आपको बता दे? 13 जहाजों का बेड़ा लिया। और इन 13 जहाजों के बेड़ा लेने के बाद अपने साथ जो नागरिक लेके गया, लगभग 13 जहाजों में 170 लोगों को बिठाया इसने। कितने लोगों को? 170 लोग। कितने लोग लेके गया है? 170 लोग। याद रखना, जब ये हिंदुस्तान के कालीकट बंदरगाह पर पहुंचेगा तो मात्र 55 जिंदा रहेंगे, बाकी सब मर गए। समझे क्या? समुद्र की यात्रा, जब बीच समुद्र में जहाज चल जाओ और बाहर को दिखा दिया ना तुम्हें पानी, तो याद आ जाएगी नानी। याद बता रहा हूं सही में। समुद्र किसने की है? समुद्र में कभी यात्रा ऐसा किसी का खुराफाती दिमाग नहीं है यहां? चलिए कोई बात। नदी में तो कूदे होंगे कभी? क्या जरूरत पड़ी थी ये पागलपन करने की? है क्यों भाई? तुमको नहीं पता? अभी इसमें एक शासक होगा, वो समुद्र में कूद के जान दे दी है अपनी, बहादुर शाह। जफर की बात नहीं कर रहे हैं हम। बहादुर शाह गुजरात का एक शासक था, वो समंदर में कूद के मर गया था। अभी ये पुर्तगाली उसे इतना टॉर्चर कर देंगे, मर जाएगा। ठीक है, यहां से आगे देखेंगे, बड़े आराम से पढ़ना है। 13 जहाजों में कितना? 13 जहाजों का बेड़ा, लोग कितने? 170 लेके, और बड़ी मात्रा में अपने साथ में क्या ले गया था वो? खाने पीने की राशन सामग्री, के रास्ते में खत्म ना हो जाए, फंस जा, साल 2 साल रुके। ठीक है। अब कंपास जानते हैं? कंपास जो डायरेक्शन शो करता है, कंपास चलाना जानता था वो, और बड़ा अच्छा नाविक था वास्को डी गामा। इसीलिए उसने ये बीड़ा उठाई थी कि हम जाएंगे भारत को खोज करने। और हुआ क्या कि भारत की खोज करने के लिए 1497 में वास्को डी गामा का ये रास्ता यहां से आ गया। वो जब वो आया, अब वो भी यहीं आ गया। कहां पे आ गया? वास्को डी गामा भी कहां आ गया बेटा? ठीक है, याद रखना। तो वास्को डी गामा अब जो है, ये वास्को डी गामा का जहाज बन गया, देखो। ठीक है, तो इस जहाज में बैठ के वो जो है कैप ऑफ गुड होप आ गया। इसका पहला नाम जो था वो केप आपका है ऑफ गुड, ये गुड हो जाएगा, गुड करना, गुड, केप ऑफ गुड होप। ठीक है, केप ऑफ गुड होप। दूसरा नाम था इसका, इसका नाम था दूसरा उत्मासा अंतरीप। क्या नाम था? उत्मासा, उत्मासा अंतरीप, उत्मासा अंतरीप। चल क्यों ना रे, चलो यही समझ जाओ। ठीक है, उत्मासा अंतरीप। तीसरा नाम था केप ऑफ स्टामर्स।
तीसरा नाम क्या था इसका? केफ ऑफ स्टामर्स। याद रखना, अभी हम बताते हैं केफ ऑफ स्टामर्स। अब वास्को डिगामा जब यहां पर आया, क्वेश्चन समझ लेना मेरी बात का, तो वास्को डिगामा सोच रहा यार यही हिंदुस्तान है, उसने भी यहां पर चक्कर लगाए। जब चक्कर लगाए उसने भी यहां पर, वो बोला यार ये तो नहीं हो सकता हिंदुस्तान, उसके दिमाग में भी जो है इस तरीके की बात आई। तो उस समय कहा जाता है, ये क्वेश्चन बना हुआ है और आपने पढ़ा हुआ भी है और आप जानते भी हैं कि कौन व्यक्ति था जिसने इसे भारत के मालावार कालीकट बंदरगाह तक का रास्ता बताया था। कोई बच्चा है ऐसा जो महान व्यक्ति यहां पर बैठी हुई जो बता सके? नहीं तो मैं डायरेक्टली बता दूं, ठीक है। देखिए, अब जब वास्को डिगामा यहां पे चक्कर लगा रहा था तो उस समय यहां पर एक व्यक्ति था जिसका नाम था, आपको बता दें, ये था गुजराती पथ प्रदर्शक। ये था कौन था? गुजराती पथ प्रदर्शक। याद रखना बच्चों, प्रदर्शक कहते हैं दिखाने वाले को, और पथ मतलब रास्ता। गुजरात का रास्ता दिखाने वाला, इसका नाम था अब्दुल मनीफ। क्या नाम था इसका? अब्दुल मनीफ। हनीफ मत लिखना, मनीफ लिखना। इसका नाम था अब्दुल मनीफ। गुजराती पथ प्रदर्शक अब्दुल मनीफ की सहायता से वास्को डिगामा को भारत का रास्ता मिल गया। और गुजराती पथ प्रदर्शक ने बताया कि भाई भारत का जो वास्तविकता में रास्ता है वो ये है, आप एक काम करो, ऐसे ऐसे करके आप जो है निकलिए अब और सीधे जो है भारत पहुंचिए, ये भारत का रास्ता। अब वास्को डिगामा जो था वो इसके रास्ते यहां पर जो है, आपने इसका सुना होगा, जो पश्चिमी तट है इसका नाम है मालाबार तट। क्या नाम है इसका? मालाबार। मालाबार तट। और मालाबार तट पर जो है आपने देखा होगा एक बंदरगाह पड़ता है जिसका नाम है कालीकट बंदरगाह। याद रखना, कालीकट आपका बंदरगाह। तो कालीकट बंदरगाह, इसका दूसरा नाम भी आप पढ़ेंगे जिसका नाम है कप्पक डब्बू। क्या नाम था इसका? दूसरा नाम कप्पक डब्बू। तो कप्पक डब्बू जो था वो कालीकट का पहला नाम था, और कालीकट जो था वो बंदरगाह था। वास्को डिगामा कालीकट बंदरगाह पर जो उतरा, तो वो उतरा 17 मई 1498 में। कितने में उतरा? 1498 में। अब यहां पर आप समझिएगा, देखो यहां तक समझ में आ गया? वास्को डिगामा की बात समझ में आई? अरे खुदा के बंदो बोल तो जाओ तुम। ये लड़कियां जितनी सीधा बनके दिखाती हैं ना मुझे, ऑन कैमरा बोल रही हूं मैं, ये है नहीं, है ना? देखो, कम से कम आप बोलेंगी, आप अपना राइट, अपना हक, अगर आप यही नहीं बोल पाएंगे क्लास में, तो तुम ऑफिसर कर बन के तो बात ही नहीं करोगी, सस्पेंड हो जाओगी इस तरीके से। है बेटा? कहा था क्लास के लिए, मतलब जो है मॉडर्न के लिए, अच्छा बढ़ाने के लिए, तो क्या बोला उन्होंने? टिपिकल बोलते हैं, रेस्पॉन्स नहीं दी तो समाज कल्याण अधिकारी थे, तो उन्होंने तो खुद कम कराई है। ठीक है, देखिए ऐसा होता है, मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ इनडायरेक्ट वे में, बैठिए, इनडायरेक्ट वे में आपको समझाना चाह रहा हूँ। जब कभी झगड़ा होता है तो सबसे पहले हम थाने पहुंचते हैं, थानेदार नहीं सुनता तो एसएसपी ऑफिस जाते हैं, एसएसपी ऑफिस नहीं सुनता तो कानून के लिए जाते हैं हम जिला न्यायालय में, जिला न्यायालय नहीं सुनता तो जाते हैं हाई कोर्ट में, और अगर हाई कोर्ट भी नहीं सुनता तो जाते हैं हम सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट सुनता है, और अगर नहीं सुनता तो पूरे भारत को ये पता रहेगा कि इसके साथ अन्याय हुआ। बात को समझ लेना मेरी बात, ठीक? तो ये तो था आपके हक मांगने का तरीका। अगर कोई नहीं सुन रहा तो सीनियर अधिकारी से कहिए, यही तो कह रहा हूं मैं। कोई बात नहीं, इनका विचार होगा, कोई नहीं, ये तो सब एक्सपर्ट आदमी है, सब सबके तैयारियां फुल है इनकी, इनको तो कोई ज़रूरत नहीं है। हमने कहा कि आप अपना हक भी नहीं मांग सकते तो क्या मांग सकते हो, समझ रहे? और दूसरी बात यह है
आप क्लास मेरी क्लास में पढ़ें, लेकिन बच्चों मेरी बात ध्यान रखना, मेरी बीच क्लास में से चलते हुए अगर जिसको उठना है तो वो पहले ही उठ सकता है, अन्यथा बीच क्लास में कोई नहीं उठेगा मेरी, चाहे किसी की दादा का फ़ोन आए या दादी का आए या अम्मा का आए, साफ बता रहा हूँ मैं। अब आगे से फ़ोन के लिए किसी भी चीज़ के लिए एनीबॉडी बीच क्लास में नहीं जा सकता। बैठो आराम से, चाहे फ़ोन कितना भी इंपॉर्टेंट हो। देखो मेरा फ़ोन अभी भी आ रहा है, दिख रहा है, लेकिन मैं फ़ोन कभी रिसीव नहीं करता हूँ, बाद में करूँगा, पहले मेरी काम की प्रायोरिटी है जो मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, समझ रहे हो। तो इसलिए एक बच्चे के उठने से पूरी क्लास डिस्टर्ब होती है। बात ये नहीं है कि मुझे किसी बच्चे से कोई मेरी जाति का दुश्मनी है, लेकिन क्लास डिस्टर्ब हो जाती है, समझ गए। चलिए, क्लास बढ़वाने की बात थी, क्लास बढ़वा दी, और मॉडर्न पढ़ाने की बात थी, मॉडर्न के लिए आपने जो है मलिक सर की प्रेफरेंस दी, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। और बहुत अच्छे से यहाँ तक तो समझ में आ रहा है आपको, आ रहा, या थोड़ा कम आ रहा है बता दो मुझे, जैसा भी है। आज मैं तुमसे पूछ लूँ कितना आ रहा, बहुत देर से आ रहा बता दो ठीक है, चलिए आप खड़े होइए, हाँ आप खड़े होइए। ये बताइए, जो विदेशी व्यापार रहा है वो किन मुस्लिम देशों से रहा है हमारा? उधर मत देखिए, हम हमें देखिए। नहीं नहीं, आप लगे। हाँ, मैंने सऊदी अरब तो बताया ही नहीं, चलो सऊदी ही बता दूँ, ठीक है। और स्टैंड, आप बताओ, दूसरा पूछेंगे हम आपसे, हम दूसरा पूछेंगे। भारत के हाथों में से जो व्यापार की बागडोर गई है वो कब गई दूसरे के हाथों में? उसमें नहीं मिलेगा, इधर मिलेगा। हाँ जी, जी आप बताइए। क्वेश्चन ये है कि हिंदुस्तान के हाथों में व्यापार था, उनकी पूरी मजबूती थी, लेकिन कब उनके हाथों से ये मजबूती निकल के चली गई बाहर? तुम खड़े हो, आप हमको बताइएगा कि अरबों के हाथ में व्यापार कौन सी शताब्दी में आया? तोते की तरह पढ़ा रहे हूं, तोते की तरह, समझ में आई? बैठो। अभी बताया था मैंने कि सातवीं शताब्दी में हिंदुस्तान के हाथों से व्यापार चला गया, समझ रहे हो, और अरबों के हाथ में व्यापार 7वीं शताब्दी में ही आ गया, समझ गए। 8वीं शताब्दी में अरबों ने यहाँ पर आक्रमण कर दिया। तो कम से कम मैंने अभी तुमको बहुत अच्छे से बताने की कोशिश करी, ठीक। तो याद रखो, थोड़ा सा जितना बोलोगे ना, आपको याद बताऊं मैं, आपको याद करने का अच्छा सबसे बेहतर तरीका बता दूं मैं आपको, बोलते हुए पढ़ना, लेकिन दूसरे की बात मत सुनना। बोलते हुए दूसरा बोल रहा होगा तो आपको याद नहीं रहेगा, लेकिन आप बोल रहे होंगे ना तो वो आपके दिमाग में ना बिल्कुल फिट हो जाएगी बात। बच्चे पूछते हैं कि सर कैसा होगा कैसा होगा, लेकिन मैं आपको बताऊं, अगर आप बोल बोल के पढ़ रहे हैं तो आपको वो ज्यादा दिन तक याद रखने में सक्षम है आप। चाहे प्रैक्टिकल कर लीजिए आप इस चीज का, मेरी बात का, जितना बोल बोल के पढ़ेंगे ना आप खुद से, उतना ज्यादा आपको याद हो जाएगा। आगे चले, वास्को डी गामा पहुंच गया, 17 मई 1498 को वास्को डी गामा हिंदुस्तान पहुंचा। हिंदुस्तान के कालीकट बंदरगाह के तट पर जब पहुंचा, तो मैं आपको बताऊं, इस समय गुजरात के अंदर एक बड़ा शक्तिशाली राजा राज कर रहा था, जिसका नाम था महमूद बेवड़ा। क्या नाम था? महमूद बेवड़ा। याद रखना, यह बड़ा शक्तिशाली राजा था। आपको बताएं, इस राजा की कहानी सुनोगे तो दिमाग की नसें हिल जाएंगी तुम्हारे, लेकिन अभी बताएंगे अभी आपको। हिंदुस्तान पर जब यहां पर वास्को डी गामा उतरा, तब उसके साथ में मात्र जो है वो 55 लोग ही जिंदा रहे। कितने लोग जिंदा रहे? 55। बाकी सबके सब क्या हुआ? वो मर गए। तो 55 लोग हिंदुस्तान पर जब जो वास्को डी गामा उतरा अपने जहाजों को लेकर, और याद रखना साओ ग्रेवियल, याद रखना, अगर आपसे पूछा जाएगा कि वास्को डी गामा का जहाज कौन सा था, तो साओ आपका ग्रेवियल, साओ ग्रेवियल नामक जहाज जो था जिससे वास्को डी गामा हिंदुस्तान पहुंचा था, उस जहाज का नाम था साओ ग्रेवियल। ठीक है, यह आप किसी किताब में नहीं मिलेगा, आपको ध्यान रखना, ठीक है। मिलेगा नहीं, ऐसा नहीं है, मिल जाएगा, लेकिन मिलता नहीं है, ये नॉर्मल किताबों में नहीं मिलता है, ठीक है। तो उस जहाज का नाम था साओ ग्रेवियल, जिससे वास्को डी गामा ने हिंदुस्तान की यात्रा की। जब वो वहां उतरा तो 55 लोग थे, बाकी सब उसके साथ रास्ते में क्या हो गए थे? मर गए थे वो,
ठीक है, और उसके जहाजी बेड़े में मात्र 8 जहाज बचे, बाकी सारे के सारे जहाज जो है उसके खत्म हो गए। ठीक है, तो जब 8 के 8 जहाज उसके जो है मतलब जो है 8 जहाज बचे और बाकी जो है 13 में 5 गायब हो गए। ठीक है, टूट गए, ध्वस्त हो गए रास्ते में। तो अपने साथ जब उतरा तो उतरने के बाद यहाँ लोगों ने देखा यार ये अजीब लोग हिंदुस्तान में पता नहीं कौन आए। साउथ में, अब साउथ में तो बिल्कुल एकदम काले, डार्क ब्लैक, काले काले, ठीक है, बिल्कुल एकदम टिट फॉर टैट, समझ रहे हैं आप। अब ये बिल्कुल एकदम गोरे, बिल्कुल डिफरेंस कलर इनका। तो जब ये बहुत ज्यादा इस तरीके से हिंदुस्तान की तरफ इन्होंने रुख किया, प्रस्थान किया, समझ रहे हैं आप मेरी बात को। तो जैसे ही यहां पर उतरे, उतरने के बाद वो लोग यहां पर आए, तो वहां के राजा, उस समय जो राजा था कालीकट का, उसका नाम था, आपको बता दे, जमोरिन। क्या नाम था? नाम सुना है इसका? ये क्वेश्चन आता है कि जब वास्को डी गामा हिंदुस्तान उतरा उसका स्वागत करता कौन था, तो आपका आंसर आएगा जमोरिन उसका स्वागत करता था। तो जमोरिन ने जैसे ही इसके पास पहुंचा तो वास्को डी गामा डर गया। डर जमोरिन भी रहा, यार ये कहां से प्राणी आ गए। ठीक है, तो अब जो है वास्को डी गामा जब डरा तो हुआ क्या कि वास्को डी गामा को पकड़ लिया उन्होंने, बोले आ जाओ। अब पकड़ने के बाद इनके जहाज पास सब कब्जे में ले लिया और बोले भाई चलो। अब वास्को डी गामा डर गया। जब वास्को डी गामा डरा, वास्को डी गामा को लेके गए तो वास्को डी गामा ने देखा कि उसके दरवाजे पर तो मूर्तियां बनी हुई थी, जो राजा महाराजाओं के किले होते थे उन पर मूर्तियां बनी होती थी। तो वास्को डी गामा ने जो है डर के मारे उस मूर्ति को जो है नमन कर लिया, ऐसे करके हाथ जोड़ लिए। ठीक है, राजा को लगा कि यार ये बड़ा आध्यात्मिक आदमी है, जबकि उसने वो डर के मारे जो है हाथ जोड़े कि ये मुझे काट देगा, मार देगा। ठीक है, और ये इनकी माता या किसी की बाप की मूर्ति होगी, इसलिए इसे कर लो ऐसे। ठीक है, अब वो वास्को डी गामा ने जब ऐसे किया तो राजा को उस पर बोला यार ये आदमी सही है। ठीक है, इसका मतलब ये जानता है ये हमारे धर्म से जुड़ा हुआ, भले ही क्या है ये कहीं और से आया है। जब उसका अंदर ले गए तो ढोल ताशों के साथ बड़ा मेहमानदारी और स्वागत किया गया, और उनसे जब बातचीत हुई पता लगा तो वो केवल हिंदुस्तान पर व्यापार करने के लिए आए थे, क्योंकि कालीकट बंदरगाह जो था वो काली मिर्च के लिए प्रसिद्ध था। समझ रहे हैं आप मेरी बात? काली मिर्च के लिए जो था, काली मिर्च नहीं होती है गोल वाली, उसके लिए विश्व प्रसिद्ध था वास्को, मतलब जो कालीकट बंदरगाह था, मैं आपको बता देता हूं। तो उस समय यहां पर जब वो उतरा, उतरने के बाद जमोरिन ने उसका स्वागत किया। तो क्वेश्चन आता है कि भारत में वास्को डी गामा का स्वागत करता कौन था, तो जमोरिन उसका स्वागत करता था, और जमोरिन ने बहुत अच्छे से उसका स्वागत किया। जब जमोरिन ने उसका स्वागत किया तो वास्को डी गामा को लगा यार ये तो बहुत बढ़िया जगह आ गए भाई, हम मजा आ गया यार, यहाँ तो लोग बड़े अच्छे हैं, बड़ा प्रेम कर रहे हैं। तो उस समय महमूद बेवड़ा, अर्थात उसके जाने का जो रास्ता था वो वापिस नहीं जा सकता था, क्योंकि अब्दुल मनीफ उसको ले तो आया था, लेकिन वो वापिस जो था, जाने का जो रास्ता था वो यहां से सूरत बंदरगाह से ये वाला, और ये करवट 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 ये गया। तो याद रखना इसके वापसी का जो मार्ग था बेटा वो ये था, याद रखना वापसी का मार्ग जो था वो ये था, क्योंकि ये अंदर जाके तो भूल गया था, लेकिन वापसी का मार्ग बिल्कुल सटीक इस तरीके से अफ्रीका के वापिस ये यहां पर चला गया। लेकिन अभी आपको यहां से याद रखने की ये जरूरत है, अब ये इधर की तरफ जो है इसने यहां पर बड़ी मात्रा में जो है व्यापार किया, इसने यहाँ पे लौंग इलायची मिर्ची, अब व्यापार कैसे किया भाई एक बात बताओ, इसके पैसे हमारे देश में तो चलते नहीं। काव्या स्टैंड, खड़ी हो जाओ, हमें ये बताओ कि वास्को डी गामा के पैसे तो यहाँ चलते नहीं या चल जाते, तो फिर उसने क्या चलाया यहाँ? सामान, साबुन, शराब है, लक्स, और वस्तु विनिमय। तो उसे ऐसा किसी बात पे तो भरोसा होगा ये चीज बिक सकती है। अब ऐसा तो है नहीं कि अपने बाल काट के बेच रहे हो, या वो ही तो पूछना वो क्या था। हाँ बेटा कहो, तुम भी कहो, विचार रखो अपना, तुम तो आने वाली भविष्य की आईएएस हो, खड़ी हो जाओ, हैं, खड़ी हो, बताओ आराम से बताओ। बिल्कुल, ठीक ठीक, अच्छा आंसर है इनका। क्या होता था? बैठो।
मैं बताऊंगा मेरी आवाज तगड़ी है, इनकी जो है वो हल्की सी है। ठीक, बैठ जाओ, बैठ जाओ। जब पुर्तगाली लोग हिंदुस्तान की तरफ आए तो हिंदुस्तान में ऐसा नहीं था कि वो अपने यहाँ से नोट लेकर आते या सिक्के लेकर आते या अपनी छाप के, उनकी कोई वैल्यू हिंदुस्तान में नहीं। लेकिन हिंदुस्तान में जो वैल्यू थी वो वास्तविकता में हीरे जवाहरात अर्थात सोना चांदी बहुमूल्य वस्तुओं की कीमत हिंदुस्तान में थी। सोना चांदी के आधार पे ही हिंदुस्तान से व्यापार संभव था विदेशी। क्यों? क्योंकि ये विदेशी लोग अपने साथ में सोना लाते थे। आपने एक पिल्ली का नाम सुना होगा, पिल्ली। पिल्ली एक विदेशी इतिहासकार है, मतलब एक राइटर है। उसने किताब लिखी है नेचुरल हिस्ट्री। क्या लिखा है उसने? नेचुरल हिस्ट्री। और रोम का जो है राइटर है वो, तो उसने लिखा अपनी किताब के अंदर रोम में कि मुझे बड़ा दुख होता है जब हिंदुस्तान से हम लोग व्यापार करते हैं, हिंदुस्तान के लोग यहाँ फारस के लाल सागर से आते हैं, क्योंकि वो इस चीज का उस किताब में दुख प्रकट ये कर रहा है कि रोम का जो सारा सोना है वो हिंदुस्तान चला गया। रोम का जो सारा सोना वो हिंदुस्तान चला गया, क्योंकि ये लोग जो थे वहां से सोना लाते थे और यहाँ से उन सोनों के बदले क्या करते थे, मसाला वसाला खरीदा। लोग मिर्च, हरी मिर्चा, धनिया, हल्दी, मिर्चा जो भी था, लहसुन, प्याज, अटर, टमाटर जो भी खरीद वगैरह करके यहाँ से कपास, सूती वस्त्र वगैरह के, जो उस समय कपास था, नील था, सोरा था, ठीक है, तो ये जो मूल्यवान वस्तुएं होती थी, ठीक है, खाद्य सामग्री, ये खरीद करके यहाँ से उस सोने चांदी के बदले में और वापिस जो है माल लादकर विदेशों को, मतलब जो है अपने यूरोपीय देशों में भेज देते थे। तो ये केवल और केवल जो है सोना चांदी बहुमूल्य उपहार जो हीरे वगैरह थे उनके आधार पर ही हिंदुस्तान से व्यापार करते थे। ये सोच आपको डेवलपमेंट करनी पड़ेगी कि ये जब लोग हिंदुस्तान आए तो इन्होंने व्यापार किस वजह पर किया। ठीक, अब ये यहां पर रहता रहा। कौन रहता रहा? वास्को डी गामा। वास्को डी गामा ने 1498 में यहां पर कदम रखा, 17 मई 1498 को, और 6 महीने ये हिंदुस्तान में रुका। ठीक, और रुकने के बाद 1499 में वास्को डी गामा बोला कि अब वापिस चलने में ही फायदा है। अब ये 1499 में क्या है, इसी रास्ते से 1499 में, ठीक है, वापिस चला गया। याद रखना, जब वास्को डी गामा वापिस जा रहा था तो जितनी संपत्ति लाया था उसका 60 गुना अधिक, क्या बोला मैं, जितना सामान लाया था उसका 60 गुना अधिक मुनाफा कमा के, जैसे 1 रुपया लाया तो वो इतना सामान ले गया 1 रुपए की जगह 60 रुपए। अब मान लो वो 10,000 लाया तो क्या ले गया, उसका 60 गुना करोगे तो 6 लाख रुपए हो जाएंगे भाई, होंगे ये नहीं होंगे, ये 60,000 होंगे, 60 गुना है ना, है हो गए। तो 60 गुना अधिक प्रॉफिट कमा के वो पुर्तगाल को 1499 में वापिस चला गया। जब 1499 में वापिस पुर्तगाल गया और जाकर के उसने जब पुर्तगाल के राजा को बताया कि वास्तविकता में मैं हिंदुस्तान से आ रहा हूं, तो उसने देखा कि यहां से ये बड़ी मात्रा में जो है मसाले वगैरह वगैरह खरीद के लाया और उसको जितना वो लेके गया था उसका 60 गुना अधिक माल उसने प्रॉफिट के साथ में वो माल वहां पे जाके यूरोपीय देशों में बेच दिया, यूरोपीय मार्केट के अंदर। तो वहां के लोगों को लगा कि यार अब हिंदुस्तान पर जो है इसका मतलब बहुत संपत्ति है, बहुत कुछ वहां से व्यापार करने में बहुत फायदा है। उन्होंने क्या काम किया, दूसरा पुर्तगाली यात्री, अभी वास्को डी गामा दोबारा वापिस आया नहीं, दूसरा पुर्तगाली यात्री था पेट्रो अल्वरेज। क्या नाम था इसका? पेट्रो अल्वरेज। ये द्वितीय पुर्तगाली यात्री था, मैं आपको बताऊं। और ये वापिस जो है वो 1500 में ये भी आ गया। क्या हुआ, 1499 में वहां से निकल गया, 1500 में पहुंच गया। उसके बाद में वास्को डी गामा को रातों रात वहां पर नींद नहीं आई और उसने क्या काम किया, दोबारा वास्को डी गामा पुनः एक बार फिर बोले यार एक बार और चलना है, ठीक है, और वो जो है 1502 में पुनः आपका वास्को डी गामा, याद रखना, पुनः वास्को डी गामा फिर भारत आ गया। समझ रहे हैं आप मेरी बात? कमा करके ले गया था इतना, अब उसे लालच पड़ गया तो वास्को डी गामा को रास्ता भी मालूम हो गया। अब वो दोबारा फिर पुनः, याद रखना कि वास्को डी गामा हिंदुस्तान कितनी बार आया? 2 बार आया। और 2 बार आने के बाद दूसरी बार आया और दूसरी बार आने के बाद उसने क्या काम किया, सबसे पहले 1502 में आया और व्यापार करना स्टार्टिंग किया उसी तरीके से। उसने 1503 में, कितने में, 1503 में आपने सुना होगा कोचीन,
नाम सुना है ना सुना? कोचीन। तो इन्होंने क्या काम किया, कोचीन में अपनी पहली फैक्ट्री खोली, अपना पहला कारखाना। तो कोचीन के अंदर पुर्तगालियों का प्रथम कारखाना, याद रखना कि प्रथम कारखाना जो था कोचीन के अंदर था इनका। और कब खोला? 1503 में। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको बता रहा हूं, ये बात ध्यान रख लेना। 1503 में कौन था आपको मालूम है? अभी भी सिकंदर लोदी था, है ना? मालूम है कि नहीं? अरे भाई 1504 में सिकंदर लोदी ने आगरा राजधानी नहीं बनाई, वो बड़ा है ना? क्या पढ़ाई ना? देखो सुनो, ये बात तो समझ में आती है, लेकिन इब्राहिम लोदी की जब मैं फाइट पढ़ा रहा था, नहीं, मैंने ताजमहल जिस दिन पढ़ाया था उस दिन मैंने ये बात बताई थी आपको, याद कर लेना, वीडियो निकाल लेना, मेरी गलत नहीं हो सकता दिमाग मेरा। मैंने आपको बताया था कि आगरा जो राजधानी बना था वो 1504 में। बिल्कुल मुझे हूबहू एक एक शब्द याद रहता। वीडियो निकाल लेना, वीडियो रिकॉर्डेड है, उसके अंदर जब मन करे ताजमहल वाली डेट में, ठीक है, कि आगरा राजधानी तब बना। ओके, अब हम आपके सामने अगला जो है क्वेश्चन लेके चलते हैं। क्वेश्चन ये है कि कोचीन में प्रथम कारखाना पुर्तगालियों ने खोल दिया। उसके बाद में 1505 में, कितने में? 1505 में यहां पर कुन्नूर, नाम सुना है आपने कुन्नूर? 1505 में कुन्नूर में दूसरी फैक्ट्री खोली। क्या बोला मैं आपको बता दें? दूसरी फैक्ट्री खोल दी कुन्नूर में, इन्होंने दूसरी फैक्ट्री खोल दी 1505 में। अर्थात कहने का मतलब यह है, यहां पर एक दुर्ग भी स्थापित किया इन्होंने, और दुर्ग स्थापित करने के बाद 1505 में ही पुर्तगालियों ने देखा कि हिंदुस्तान पर अब हमें बड़े व्यापार जमाने के पैर जमाने की जरूरत है। उन्होंने 1505 में हिंदुस्तान को एक वायसराय अर्थात गवर्नर दे दिया अपना, ठीक है, जिसका पहला नाम था डी अल्बुकर्क, जो 1505 में गवर्नर बना दिया उन्होंने हिंदुस्तान के अंदर, ठीक है। अभी आप सुनेंगे, लेकिन समस्या क्या थी? समस्या थी ये महमूद बेवड़ा। कौन था? महमूद बेवड़ा, याद रखना। महमूद बेवड़ा के साम्राज्य शासन काल जो था वो साउथ इंडिया तक फैला था, मतलब इनके साम्राज्य तक फैला हुआ था उसका काल। उसने सख्त ऑर्डर कर दिया था, अगर किसी पुर्तगाली ने अगर मुझे टैक्स नहीं चुकाया, व्यापार करने का पैसा नहीं दिया, तो मैं किसी को कदम नहीं रखने दूंगा। ये इतना खतरनाक और खूंखार था। और इसके विषय में ये बात आती है कि इसके अंदर एक आदत थी कि ये बचपन से जो था स्लो पॉइजन लेता था। समझे क्या? ये कितना खतरनाक था? एक आंख से काड़ा था, और बचपन से हल्का जो है अल्प मात्रा में क्या करता था? पॉइजन लेता था, ये जहर खाता था डेली, सुबह शाम डेली। समझ रहे? इसका ये नियम था, और इतना खतरनाक था कि अगर इसको कोई मक्खी अगर काट जाती थी, समझ रहे, इसके बदन पे अगर किसी मक्खी ने काट लिया, तो थोड़ी देर के बाद वो मक्खी अपने आप फूली और फट गई, मर जाती थी, फूल के फट जाती थी वो, इतना खतरनाक था। नहीं समझे आप बात? इतिहास में पहला शासक मैंने ऐसा पढ़ा, ठीक है। ये जहर होता है। अभी आपको बताएं, आपने सुना होगा कि कोबरा में इतना जहर होता है कि किसी को डस ले तो खटाक जैसी मार दे। समझ रहे हो? कोबरा में इतना जहर होता है कि किसी को डस ले तो मार दे। आपको बताऊं नॉलेज की बात, कोबरा से भी ज्यादा जहर होता है किसी में। बता सकते हैं वो कौन है? कौन सा जानवर है? कोबरा से ज्यादा जहर वाला जानवर बताइए आप। पीछे नहीं बता सकता कोई बच्चा? कोबरा से ज्यादा जहर होता है इंसान के अंदर। देखो ये मजाक में ले रहे हैं मेरी बात। काव्या, मुझे एक ही लड़की का नाम याद रहता है ज्यादातर, निर्देतर। तो इंसान के अंदर सबसे ज्यादा जहर होता है। अब हम बताएं कैसे। अगर वास्तविकता में इंसान नमक और मिर्च ना खाए और सांप उसको काट ले, समझ रहे बात, तो सांप मर जाएगा, सांप। इतना खतरनाक जहर होता है आदमी का।
हकीकत है ये बात। और दुनिया में सबसे टेस्टी जो मीट होता है वो भी इंसान का। कि तुमने खाया के बड़ी तेज तेज बोल रही हो आगे आगे, सुना है वो सबसे टेस्टी होता है। अगर आदमी को इसका मीट आदमी का मुंह लग जाए तो टांगों की रांग ही मांग लेगा, बोले यही दे। ठीक है, हैं? हाँ, देखो जी नाम बताओ उस रेस्टोरेंट का। अच्छा, हाँ, बैठो। अब तुम देखो मुरादाबाद में तो ये ऐसा होटल कोई है नहीं, सही बताऊं, है ना। बशर्ते ये ये जो उंगली वाली बात है ना, मैंने कई जगह यही सुनता हूँ मैं ज्यादातर, जब कई बात आती है आदमी की उंगली आ गई प्याली में, उंगली आ गई प्याली में। लेकिन ये एक हरियाणा जो वास्तविकता में है, एक हरियाणा में एक मेरे दोस्त हैं आईपीएस हैं, तो उनके कोई मिलने वाले आईपीएस थे, नहीं समझे आप। मेरे एक फ्रेंड है आईपीएस हैं हरियाणा कैडर में, तो उनके मिलने वाले कोई फ्रेंड आईपीएस थे, उन्होंने इस चीज का खुलासा करा था। तो वो मुझे बता रहे थे, मेरी जब बात हुई उनसे एक बार, तो उन्होंने बताया कि होटल में जो एक सामान्य सा नागरिक था वो खाने के लिए जैसे गया तो उसने कौरमा वगैरह मांग लिया। तो कौरमा वगैरह जब मांगा तो वो प्याली में उसमें जो है ये वाली उंगली आ गई। उंगली आई तो उंगली देख के उसने जो है उसे शक हुआ, उसने कैमरा निकाला और तुरंत पहले उसका फोटो लिया विद प्याली के, समझ रहे। और वो उंगली जो है वो ऐसी रख के, ऐसी उसने उंगली पकी 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 हुई ऐसी मांस की उंगली ऐसी रख लिए और लग के जो है ले आया, और उसने जो है पुलिस को इन्फॉर्म किया। बात जो है कप्तान तक पहुंच गई। उन्होंने जब संज्ञान लिया होटल की वो करी, उसका टेस्ट कराया तो उसके अंदर जो है, तो उनका कहीं बैरक था बना हुआ, तो उस बैरक में जो था ना 8 से 10 साल के बच्चे, 12 साल के, 8 साल के, इस तरीके से, या बूढ़े बूढ़े पकड़ के उन्होंने पूरे बैरक के अंदर कम से कम 20-25 लोग पकड़े थे उसमें से, ठीक है, जो डाल रखे थे मतलब ऐसी वो बेचारे। तो उनमें से पूछा था उन्होंने कि भाई कैसे होता है, तो कह रहे ये रोज एक आदमी ले जाते हैं हमारे अंदर से, यहाँ से हमें नहीं पता ये कहाँ ले जाते हैं। तो इस तरीके से खुलासा करा गया। तो बाद में जो है फिर वो इतना खतरनाक यंगस्टर्स थे आईपीएस भी वो, तो वो बता रहे थे कि उन्होंने जब उनको सजा दी थी ना होटल वालों को, तो कोर्ट को कुछ दिनों दिया नहीं था उसे, कोर्ट को नहीं दिया था। तो पता है कैसे दी थी? कास्टिक सोडे को पानी में डाल के ना घोल के और उनके हाथों पर डालते थे ऐसे करके। बिल्कुल यार, आईपीएस का माइंड तो आईपीएस का ही होता है। हाथ पे डालते थे और जब कटते थे ना, उसके हाथ कटते थे, तो जैसे वो बोलता था ना, तो उसके मुंह पे जीवान पे मारते, दांतों पे रख के जीभ पे चोट मारता था, इतना खतरनाक आईपीएस, समझ रहे। तो ऐसे आदमी के साथ में मतलब ऐसे ही होना चाहिए था, हल्की हल्की सजा। रोज जो है मेट्रो होते तो कटर है ना, कटर जिससे पत्थर काटे हैं, रोज हल्का हल्का काटे करता है, 1 इंच 2 इंच 3 इंच, ऐसे इंसान के साथ ऐसे ही होना चाहिए, ठीक है। जो खतरनाक लोग होते हैं उनके साथ ऐसे ही होना चाहिए कि पता होना चाहिए दर्द क्या होता है। किसी की माँ का बेटा, किसी का बाप, किसी का भाई, किसी का, है ना, अकेला है, 2 हैं 4 हैं, कुछ नहीं पता किसी का भी। तो इस तरीके की घटनाएं होती हैं। आदमी का मीट सबसे ज्यादा टेस्टी होता है। लेकिन महमूद बेवड़ा की समस्या ये थी कि वो हल्का पॉइजन अल्प मात्रा में लेता था, उसके कोई मक्खी अगर काट लेती बदन पे तो वो मक्खी मर जाती थी, लेकिन वो नहीं मरता था, ठीक है, इतना खतरनाक था, उससे डरते थे। और उतना क्या कि उसके नाखूनों में इतना जहर था, अगर किसी को ऐसा नाखून लग जाता वो आदमी तुरंत खत्म, मर जाएगा। समझ रहे हैं आप मेरी बात? महमूद बेवड़ा। तो अंततः हुआ क्या था कि बेवड़ा के बारे में इतिहास जो है मौन धारण कर लेता, पता नहीं कैसे मरा ये, मुझको इसके बारे में मालूम नहीं है, ठीक है। तो होता क्या है कि उसके बाद में, ये उतार लिया आपने, उसके बाद में महमूद बेवड़ा तो अपना जो है यहाँ का आने जाने का जो टैक्स था वो लेता ही था। लेकिन पुर्तगाली साम्राज्य ने क्या काम करा, 1505 में अल्बुकर्क का नाम सुना है आपने? अल्बुकर्क, अल्बुकर्क को इन्होंने क्या काम करा, 1505 से लेकर के 1509 तक, कितने तक? 9 तक। 1505 में अल्बुकर्क को इन्होंने भारत का मतलब प्रथम, यहां पर आएगा प्रथम पुर्तगाली गवर्नर, याद रखना, प्रथम पुर्तगाली गवर्नर बना दिया। याद रखना कि पहला पुर्तगाली गवर्नर जो है वो कौन बना? अल्बुकर्क बना 1505 में। और बना करके उसको बैठा दिया कि भैया अब तू जो है भारत पर जो है व्यापारिक चीजें देख, किस तरीके से व्यापार चलाना था। इसने क्या काम किया
इसने सबसे पहले बैठते ही बोला रुको। इसने क्या काम किया? इसने हिंदुस्तान पर बैठते ही ब्लू वाटर, आपको बता दें, पॉलिसी, ब्लू वाटर पॉलिसी